नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़ी बहस में बात आज सिंहासन के संग्राम की। झारखंड में प्रचार जोरों पर है और बयानों से जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। लेकिन जोर किसके लिए और आजमाइश किस पर? इस चुनाव के दौरान भी ये सवाल मौजूद हैं। दरअसल नेता सत्ता की कमान थामने के लिए फेस वैल्यू बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन अपने वोट की कीमत समझने वाली जनता नेताओं के बयानों से ही पसोपेश में पड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? आज बड़ी बहस के दायरे में हम इस मसले को ही रखने जा रहे हैं। झारखंड अमीर है लेकिन मुफलिसी का शिकार है। ये सूबा सियासी विडंबनाओं से भी भरा है। यहाँ सरकारें बनती हैं लेकिन चलती नहीं हैं और नतीजा ये निकलता है कि जनता की उम्मीदें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ने लगती है। हालांकि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखते हुए जनता अपने नुमाइंदों का चुनाव जरूर करती है, लेकिन झारखंड में सियासत नेताओं का स्ट्रगल ही दिखाई देता है। झारखंड दावों की इबारत पर वायदों का बोझ ढोने को मजबूर है। हर बार चुनाव होते हैं और उम्मीदों की गठरी लिए नेता पहुंच जाते हैं। इस बार भी अलग कुछ नहीं दिखता, सिवाय इसके कि जनता उम्मीद करने से फिर बाज नहीं आ रही और नेता दावा करने से। अगर यही हालत रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिलेगा और ना ही यहाँ के लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। और इसीलिए इस राज्य के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए, यहाँ हमारे जनमानस का समग्र विकास के लिए हमने इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी और आजसू लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर के एक ऐसा बड़ा उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से जो राज्य की जनता की चाहत है, और मैं आज यही आह्वान करूंगा झारखंड की जनता से कि झारखंड के 81 विधानसभा में आप पूरी ताकत, पूरी क्षमता और पूरे उत्साह के साथ लगे। जिस सपनों का झारखंड को माननीय अटल जी ने बनाया है, उस अधूरे सपने को हम मिलकर के पूरा करेंगे। दरअसल झारखंड को 14 साल में हासिल क्या हुआ, ये सवाल जनता भी कर रही है और नेता भी अपने विरोधियों को निशाने पर लेते वक्त पूछते हैं। जाहिर है एक अमीर सूबा मुफलिसी में इस कदर जकड़ा है कि बयानों का धन रखने वाले नेता उसे सुकून दे नहीं सकते। मोदी जी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, और भारत को अगर कांग्रेस मुक्त बनाना है तो झारखंड को भी कांग्रेस मुक्त बनाना पड़ेगा। शुरुआत लोहरदगा से ही करनी पड़ेगी। लोग बोला था कि जाते के साथ महंगाई को खदेड़ देंगे। हम तो याद रख लो, 30 रुपया किलो तो सुन लिया कि आलू हो गए। बताओ, लालू के राज में आलू कभी महंगा हुआ? लालू के राज में आलू 2 रुपया किलो, आलू 2 रुपया किलो, आलू 2 रुपया किलो। आप लोग के हरा डालो, उनका हरा दिए। आलू भाई हम 30 रुपया किलो। तो सावन से भादो कमजोर कहाँ कि टमाटर लाल आंखों का कदर कम हो गई 90 रुपया किलो। का खइबो, का पिएबो, का लेके क्या झारखंड की किस्म सिर्फ सियासत की मोहताज है? क्या चुनाव के दायरे में आकर नुमाइंदों का चुनाव करना महज एक प्रक्रिया भर है, या फिर भरोसा टूटने पर जनता की प्रतिक्रिया को महज प्रतीक मानकर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाने की खानापूर्ति करना यहाँ के नेताओं का पसंदीदा शक्ल है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारे साथ आज दो मेहमान हैं रांची स्टूडियो से। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। प्रवीण प्रभाकर हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता आप हैं। लाल किशोर नाथ शाहदेव हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल आपसे हम करेंगे। आपका भी यहाँ पर आपकी भी सरकार रह चुकी है, आपकी अगुवाई में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि इस बार नया क्या है? इस बार 14 साल के बाद बीजेपी फिर से मैदान में है, सहयोगी आजसू है, कुछ पुराने सहयोगी नहीं हैं। जेएमएम के साथ आप सरकार में रहे हैं, लेकिन इस बार आप नया क्या दे रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, या फिर वही पुरानी घोषणाओं का पिटारा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। झारखंड को एक नया झारखंड बनाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और इसके लिए हम जहाँ देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के पैमाने पर जो समर्थन हासिल किया और 30 साल बाद केंद्र में पहली बार किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ, और इस ताकत के भरोसे आदरणीय मोदी जी इसी ताकत के भरोसे पूरे देश को बदलना चाहते हैं और राज्यों के प्रति जो उनका नजरिया है वो सकारात्मक है। झारखंड के संबंध में देखें तो झारखंड बनने के पहले जब वो आए और उसके बाद भी जब वो आए तो एक उनका विजन स्पष्ट दिखा कि झारखंड को कैसे ले जाएंगे। क्योंकि तो ये मान लिया जाए कि मोदी के आने से पहले तक बीजेपी का नजरिया नकारात्मक रहा झारखंड को लेकर? नहीं, वो चीज नहीं मैं कह रहा हूं। मैं वर्तमान जो केंद्र में सरकार बनी है उसके ऊपर आपकी बात मैं समझ गया। तो यूपीए की गवर्नमेंट दिल्ली में थी। प्रवीण जी, आपकी बात मैं समझा कि नरेंद्र मोदी का अब नजरिया सकारात्मक है, मोदी आ गए हैं। तो मोदी के आने से पहले भी तो आपने राज किया, आपकी सरकार रही, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, तो उनका नजरिया का नकारात्मक रहा। अचानक मोदी के आने से आप सकारात्मक नजरिया लेकर आ गए। नहीं, नजरिया नकारात्मक नहीं रहा। इसके पहले भी जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है उसके समय के हालात अब जब देखे और जब बिहार के हालात देखे, अलग राज्य बनने के पहले के जो हालात देखे, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अलग राज्य बनने के पहले मेरे ख्याल से रांची हजारीबाग और रांची जमशेदपुर छोड़कर कोई भी सड़क डबल लेन नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी उसके बाद राज्य में सड़कों का जाल बिछा। मैं एक आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो एकदम स्पष्ट लोग की आंख के सामने दिखता है कि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा, पूरे राज्य में विकास को एक नया आयाम दिया गया। जो काम राज्य बनने के पहले 50 साल में नहीं हो पाया था, राज्य बनने के बाद एनडीए की सरकार बनी और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद, मैं बार बार यह कर रहा हूं कि उसके बावजूद भी भाजपा एनडीए ने यह प्रयास किया कि राज्य विकास की गति पर आगे चले। अब वो प्रयास जमीन पर नजर नहीं आया, बहुमत मिले राज्य में और जनता को वो सड़कें नजर नहीं आई। नहीं, एकदम नजर आ रहा है। लाल किशोर नाथ जी, एकदम नजर आ रही है। पहले क्या वो सड़कें नजर आई हैं? और कांग्रेस भी जरूर सरकार बनाने में रही है और कांग्रेस भी सत्ता में रही है। मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे है कि 14 साल का वनवास अब खत्म होगा झारखंड में? लाल किशोर जी। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने जो अर्जुन मुंडा जी का जनसभा को संबोधित करते हुए जो बातें सुनाई कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का झारखंड बनाना है और हम सब मिल के बनाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहीं रांची से कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर हमको 70 सीट आएगी, जनता का पूर्ण समर्थन हमको प्राप्त है। क्या ऐसी व्यवस्था आई कि वो आजसू और लोजपा के साथ गठबंधन किए और अब अर्जुन मुंडा जिन्होंने राज्य में सबसे ज़्यादा शासन किया बतौर मुख्यमंत्री, अब वो कह रहे हैं कि मुझे वाजपेयी जी का झारखंड बनाना है और विकास के लिए एक बड़े उद्देश्य के तहत हम लोग गठबंधन करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी चुनाव का प्रथम चरण का भी मतदान हुआ नहीं है और 5 चरण के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का सारा चेहरा सामने आने वाला है। और जो इस राज्य में
जो इतने वर्षों तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शासन रही है और वो पूरी तरह से विफल रहे हैं राज्य को विकास ठीक है, लेकिन आपने क्या के किया? मार्ग पर ले जाने में। आपने क्या किया? अब वो कहते हैं कि हमें जब आपने क्या किया लाल किशोर जी? नहीं, हम सत्ता के भागीदार, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग सत्ता के भागीदार पिछले 1 वर्षों की जो शासन रही हेमंत सरकार के नेतृत्व में, उसमें जरूर हम सत्ता के भागीदार रहे। इसके पहले कांग्रेस कभी झारखंड में सत्ता में रही नहीं है। मधु कोड़ा और जो किसके पिछले समर्थन 1 से बने? वर्षों में जो झारखंड जी मधु कोड़ा को किसका समर्थन था? मधु कोड़ा, मैंने कहा आपको कि सत्ता के भागीदार हम नहीं थे। मधु कोड़ा में हमारा कोई सत्ता में शामिल नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने मधु कोड़ा के इन्हीं के चट्टे बट्टे थे। जब वो बाहर आए तो हम लोगों ने उनको समर्थन दिया था। हाँ। जी, मेरा समर्थन था, सरकार को बाहर से समर्थन था, हम कोई सत्ता के भागीदार नहीं थे। देखिए, आप अगर बाहर से समर्थन नहीं देते तो शायद सरकार गिर जाती, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री नहीं होते। मधु कोड़ा अगर सीएम हुए तो आपके समर्थन का भी योगदान रहा उसमें। और यही मेरा सवाल है कि जोड़ तोड़ की राजनीति या हमने उनको समर्थन दिया, सहूलियत की राजनीति ही होती रहे, चाहे आप हो या बीजेपी हो। उनको समर्थन दिया और उनकी सरकार बनी। लेकिन जो बातें थी, जो कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत था, जो हम चाहते थे राज्य में कराने के लिए, उसकी भी याद बराबर हम लोग मधु कोड़ा को दिलाते रहे। मधु कोड़ा को आप अगर याद दिलाते रहे तो इसलिए शायद आपकी ही याद दिलाने का असर हो गया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। नहीं, आपने क्या याद दिला दिया कि उठाया और वो अपने घोटाला के आरोपी बन गए और इतने बड़े घोटाले के आरोपी जो देश विदेश में चर्चा हो गई? ऐसा क्या याद दिलाते रहे आप? नहीं, हमने जो जनता से जुड़ी बातें थी, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं थी, वो सुविधाओं को पूरा करने के लिए जो राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाए, जनता की आकांक्षाओं नहीं, तो मुझे बताइए ना, विकास के मार्ग पर ले जाने की बात आपने कही, तो वो विकास के मार्ग पर न जाकर घोटाले के मार्ग पर क्यों जाने लगे? बिल्कुल, तो घोटाले के मार्ग में गए हैं तो वो अपने, आप देखिए जो जितने लोग उसमें शामिल है सब पर कार्रवाई हो रही है। नहीं तो और कार्रवाई किसी दूसरे ने मैं नहीं किया। पुरानी बातों को इसलिए यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ क्योंकि आते दर्शकों को भी समझाना चाह रहा हूँ और आपको भी बताना चाह रहा हूँ। लाल किशोर जी, आप जरूर बीजेपी पर निशाना साधिए और बीजेपी को भी हम सवालों के घेरे में ला रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि तमाम सियासी पार्टियां पिछले 14 सालों से झारखंड में सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करती रही हैं। हम क्यों ना कहें ये बात? आपने मधु कोड़ा को समर्थन दिया, मधु कोड़ा ठीक है घोटाले में शामिल हुए। ये बात सही आपने कहा है कि झारखंड में पिछले 14 साल में अगर आप कहें तो सारी पार्टियां किसी न किसी रूप में सत्ता में रही है और उसमें सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने के लिए हर गठबंधन, हर पार्टी के साथ, हर लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ सरकार बनाया। तो यहाँ पे अगर हम किसी नहीं ठीक है, हाँ, यानी आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने भी किया, अब ज्यादा कम उसमें अब तराजू लेकर तो यहाँ पर तौला नहीं जा सकता। आपने गलत किया तो गलत किया, अब ज्यादा गलत किया, कम गलत किया, वो तो अब इसमें तो मापा नहीं जा सकता ना। गलत तो गलत है। आपने, ठीक है, अच्छी बात है लाल किशोर जी, यहाँ पर अपनी गलती आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप भी सत्ता के लिए आपने राजनीति की। इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सत्ता के लिए हम लोगों ने राजनीति नहीं की। अगर सत्ता के लिए राजनीति की होती तो हम लोग मधु कोड़ा में अपनी हिस्सेदारी लेते, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। और अभी हमारे समर्थन तो देते रहे ना मधु कोड़ा। अगर नेतृत्व में जो सरकार, अगर आप कह रहे हैं कि विकास के मार्ग पर आप उन्हें याद दिलाते रहे कि विकास के मार्ग पर चलिए, अगर आप याद दिलाते रहे तो आपको शायद ये भी जवाब पूछने का हक था, आपको जानने का हक था कि आप जो याद दिला रहे हैं क्या वाकई वो विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर नहीं तो सीधे समर्थन वापस नहीं लिया आपने, घोटाले के मार्ग पर चलते रहे, आप पीछे सपोर्ट करते रहे। नहीं, इस तरह से एक तो वो सारे जो है सो जितने इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, निर्दलीय जो लोग थे, सारे मिनिस्टर्स थे और वो सारे बीजेपी सरकार में भी मंत्री थे, वहीं से निकल के वो लोग आए थे। अब 1.5 साल हुए थे। अब लाल किशोर जी, इसका ये मतलब तो नहीं कि बीजेपी की सरकार से आए हैं तो हम समर्थन दिया था आपने। अब इसका ये जवाब नहीं है। मैं सीधे सी कह रहा हूं, आपने कहा विकास के मार्ग पर हमने याद दिलाई बार बार, विकास के मार्ग पर आपने कहा ठीक है
कि विकास के मार्ग पर चलिए, मधु कोड़ा जी को आपने कहा विकास के मार्ग पर वो अगर नहीं चल रहे थे, किसी और गलत मार्ग पर चल रहे थे, तो आप गलत का आप साथ भी देते रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोई गलत का साथ देते रहे। जो भी उसमें गलत में संलिप्त थे उस पर कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, तो वो ऐसा कार्रवाई नहीं है कि की हम बात लोग अलग गलत का होती साथ है देते साहब। रहे, हम लोग लाल किशोर जी, आपने बहुत अच्छा स्वीकार कर लिया है, अच्छी बात है कि आप उसी पर रहिए। आपने कहा कि सभी पार्टियां सत्ता के लिए ही सिर्फ यहाँ राजनीति करती रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रही है ना? यही बात आपने कही। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही है। मैंने कही सभी कि पार्टियां में हम लोग कांग्रेस भी आ सत्ता रही में है। अगर हम लोग भागीदार नहीं, सत्ता में सिर्फ हमारा नियत नहीं है कि हम सत्ता में शामिल रहें, सत्ता के भागीदार रहें। अगर हम सत्ता के भागीदार होते तो हम जब भी किसी को समर्थन दिए होते तो हमारा जो उचित प्रतिनिधित्व था वो हम लेते, लेकिन हम सरकार से बाहर रहे और सरकार चली, सरकार से तो बाहर मैं- रहे मेरा और कहना ये सरकार है कि चलाते हम रहे सत्ता के लाभ- और गलत होने दिया आपने। ये क्यों ना पूछा जाए लाल किशोर जी? बार बार मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता के लिए राजनीति। खैर प्रवीण जी, बीजेपी के लिए भी सवाल है। पहला सवाल जो लाल किशोर जी ने पूछा, और विपक्ष इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप दावा ठोक रहे हैं या ठोक रहे थे दावा, आप तो खैर नहीं, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर आप तमाम विरोधियों को धूल चटा देंगे। क्या ऐसी मजबूरी आ गई या फिर ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है सत्ता पाने में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपने देखा कि दिल्ली में केंद्र सरकार बनी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बावजूद जो हमारे साथ गठबंधन के जो हमारे साथी थे, जो दल थे, उनको हम लोगों ने साथ लेकर दिल्ली और यहाँ में फर्क है प्रवीण जी। हमारा कमिटमेंट था, प्री पोल अलायंस की बात हो रही है यहाँ फर्क नहीं है। और प्री पोल अलायंस यहाँ पर आजसू के साथ आपने पहले नहीं किया कभी प्री पोल में? नहीं, जब से झारखंड बना है और यहाँ सरकार बनी है एनडीए के सरकार में आजसू का समर्थन रहा है, एनडीए में आजसू शामिल रही है। और तो ये ठीक है, ये पहली बार प्री पोल अलायंस हुआ है, लेकिन भी आपकी सरकार रही है। निश्चित तौर पर जेएमएम भी रहा है, जेएमएम के साथ रही है, लेकिन प्री पोल अलायंस जब भी होता है, जो दल एक साथ आना चाहते हैं तो प्री पोल अलायंस होता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजसू एनडीए का पार्ट रहा है, लोजपा भी एनडीए का पार्ट है, और ये हम अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाद में चुनाव के बाद अगर आना चाहेगा तो वो भी पार्ट बन जाएगा। नहीं, ये तो एक पार्टी का रणनीतिक ये बाद में विचार होता है, किसी का प्रस्ताव पर वो अलग चीज होता है, लेकिन मेरा कहना है कि पहले से ऐसा नहीं है कि आजसू एनडीए के लिए विचार हो सकता है कि जेएमएम भी शामिल हो सकता है। नई बात नहीं है ये। नहीं, राजनीति में संभावनाओं के द्वार रहते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि आने वाले दिन में संभावनाओं के द्वार रहते हैं। हम इसी संभावना पर सवाल तमाम हैं, हम उन सवालों के साथ हाजिर होंगे प्रवीण जी। संभावनाओं के लिए ही तो शायद झारखंड की राजनीति जानी जाती है, और इन तमाम संभावनाओं में जनता के लिए कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के लिए संभावनाएं नजर आती हैं। 14 साल बाद कुछ तो जनता के लिए संभावनाएं छोड़िए साहब। छोटा सा ब्रेक। सिंहासन का संग्राम एक बार फिर से जारी है झारखंड में, लेकिन इन सबके बीच हम सवाल झारखंड की जनता को लेकर उठा रहे हैं। वो जनता जो पिछले 14 साल से इस उम्मीद में है कि कोई तो आएगा जो झारखंड के विकास के बारे में सोचेगा, कोई तो ऐसा होगा जो झारखंड की जनता के बारे में सोचेगा, लेकिन नहीं। अब तक 14 सालों में सिर्फ सत्ता के जोड़ तोड़ के लिए ही सियासतदान वहां पर रहे हैं, सत्ता की ही राजनीति होती रही है, और अभी भी कुछ कमोबेश यही नजर आ रही है। गठबंधन या फिर तमाम दावे वादों का दौर चल रहा है।
हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, लाल किशोर नाथ शाहदेव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और प्रवीण जी, आपकी बात से ही मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूँगा। प्रवीण जी ने कहा है कि संभावनाओं का खेल सियासत है, जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि पिछले 14 साल में तमाम संभावनाएं यहाँ के सियासतदान टटोलते रहे हैं और उन संभावनाओं में विकास, महंगाई जैसे मुद्दे, जनता से जुड़े तमाम मुद्दे पीछे छूटते गए। एक बार फिर से ये संभावनाएं टटोलते हैं आप प्रवीण जी कि जेएमएम का साथ मिल जाएगा, आजसू का साथ मिल जाएगा, और शायद इन सब के में जनता से जुड़े मुद्दे दब रहे हैं। नहीं, मैं पूरी बात नहीं कर पाया था, ब्रेक हो गया था। मेरा कहना है कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत के विश्वास के साथ और उस पूर्ण बहुमत का एक हौसले अगर के ये साथ विश्वास है तो मैदान फिर में आए क्यों हैं। संभावनाएं तलाश और रहे हैं हमको आप विश्वास है कि कि जेएमएम का साथ मिल जाएगा, दरवाजे खुले हैं? नहीं, संभावनाएं नहीं, मैंने जेएमएम की बात मैं नहीं किया, मैं आजसू की बात किया कि प्री पोल अलायंस। तो नहीं, आप फिर आप पलट रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूंगा। देखिए प्रवीण जी, लाइव में आप हैं, अब रिकॉर्डिंग में भी आपका बयान है। आपने कहा कि मैंने पूछा आपसे, जेएमएम भी एनडीए का पार्ट रहा है, तो ठीक है, आपने कहा कि वो अलग हैं। मैंने पूछा कि क्या आगे हो सकते हैं आपके साथ, एनडीए का पार्ट बन सकते हैं फिर से, जैसे आजसू बन गए प्री पोल में, तो हाँ, दरवाजे खुले हैं, यही बात आपने कही प्रवीण जी? नहीं, मैंने कहा कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार कभी बंद नहीं होते। मैं किसी दल को लेकर फिर वही बात, अपनी बात पर रहिए ना प्रवीण जी। देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है, बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे साथ। खैर, संभावनाओं के दरवाजे जिनके लिए आप खोल कर रखते हैं, क्या वो भी ये संभावना देख रहे हैं? हमारे साथ जेएमएम नेता विनोद पांडे मौजूद हैं, फोन लाइन पर हैं। विनोद जी, जाहिर तौर पर 81 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या संभावनाओं के दरवाजे आप भी देख रहे हैं उन तमाम पार्टियों में, या फिर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 81 सीट पर अगर हमें बहुमत नहीं मिला तो विपक्ष में बैठेंगे, कहीं भी कोई कोशिश सरकार के बनाने के लिए नहीं करेंगे? देखिए, ये किंतु परंतु का मामला नहीं है। मैं अभी प्रवीण प्रभाकर जी की बात को सुन रहा था, और जो सवाल आपने उठाए हैं, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले अपने दम पर 81 सीट पे चुनाव लड़ रही है, और इस राज्य को बने हुए 14 साल हो गए, और इन 14 सालों में 10 साल तक लगभग भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सरकार का नेतृत्व की है, शासन की है, और उन्होंने जिस तरह से इस राज्य के लोगों के साथ में छल किया, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो जिस तरह से ये सपने बेचने का काम करते हैं, झूठे वादे करते हैं, वही चीज अभी ये विधानसभा के चुनाव में ये भारतीय विनोद पांडे जी, मुझे एक बात बताइए। मेरी बात पूरी हो जाए। माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ विनोद जी। मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सपने बेच रही है, बीजेपी का चरित्र ऐसा है। मैं वही बात, जब आप सरकार में थे बीजेपी के साथ, जब आपके सहयोगी थे, उस समय बीजेपी का चरित्र आपको नजर नहीं आया था? बात आप पूरी हो जाने दें, फिर उसके बाद आप सवाल करेंगे। हमने कहा कि जिस तरह से सपने बेचने का काम, जिस तरह से झूठे वादे करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही चीज अभी झारखंड के विधानसभा के चुनाव में दोहराने का काम हो रहा है। आप देख लें, पूरे राज्य में किसी भी दल ने यह घोषणा नहीं किया है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा कि माननीय गुरुजी के मार्गदर्शन में और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और हेमंत सोरेन ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है विनोद जी। मैं पूरी बात मैं बता देता हूं, उसके बाद आप फिर सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अन्य पार्टियां कांग्रेस वगैरह भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और ये लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नेतृत्व इस राज्य में कौन करेगा। अब रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 10 साल तक लगभग इस राज्य में शासन किया है,
और उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। आप जहां भी प्रचार प्रसार में नहीं मैं देखिए विनोद जी, दरअसल ये मेरी बहस है और इस बहस में हम तमाम मुद्दों को ला रहे हैं और बहुत वक्त कम होता है। हम ठीक है, आपकी सारी बातें समझ में आ रही है। मुझे ये बस इतना बता दीजिए कि जब बीजेपी के साथ में थे तो बीजेपी का चरित्र बहुत अच्छा था क्या? नहीं, चरित्र अच्छा होने की बात नहीं है। देखिए, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और हम लोग ये नहीं चाहते थे कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन रहे और लोगों अच्छा, इसलिए दागदार चरित्रहीन पार्टी के साथ आप चले गए। चरित्र की बात नहीं, आप पहले पूरी बात सुन लें बड़े भाई। तो उसके बाद हम लोगों ने एक पहल किया और हम लोगों ने कहा कि जो प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिए और उस दिशा में हम लोगों ने पहल किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार हम लोगों ने बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ हम लोगों के बीच में जाते हैं, उन मुद्दों को छोड़ करके आगे बढ़ रही थी। हमने स्पष्ट अपने जो हमारे मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के सामने रखे और जो बातें हुई थी उसको सामने हमने रखा। जब उस पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के इनकार किया कि नहीं, हम ये सारे चीजों को नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, ये सब मुझे पता है। नहीं विनोद जी प्लीज ये सारी बातें देखिए, आपकी दलील मुझे बस इतनी समझ नहीं आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा। आपको क्यों, आप ही को चिंता थी कि नहीं राष्ट्रपति शासन है, पहल आप करें, सत्ता में रहने की ये क्या नहीं इच्छा नहीं थी क्या? इस राज्य का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हुआ। एक लंबे संघर्ष, एक लंबे आंदोलन के बाद इस राज्य का गठन हुआ। तो दर्द हमको नहीं होगा तो और किसको? तो ये दर्द क्या फिर से आ जाएगा? अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो फिर जेएमएम किसी के साथ चली जाएगी, बीजेपी के साथ चली जाएगी। इन 14 सालों में जो हम लोगों को जो समय, ये दर्द नहीं है साहब विनोद जी, मेरे ख्याल से ये सत्ता में बने रहने की इच्छा होती है, इसलिए आप बीजेपी के साथ गए। ये आपकी सोच है। हम लोग बहुत स्पष्ट बोलते हैं और स्पष्ट आपके सामने। मुझे आप स्पष्ट बताइए, स्पष्ट बताइए विनोद जी कि जब बीजेपी के साथ में थे, करीब 2 साल तक आप थे, क्या बीजेपी का चरित्र उस समय आपको 2 साल तक नजर नहीं आया? सुन लें, इन 14 सालों में जो हमको जो समय मिला, 14 महीने का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा। नहीं विनोद जी, मैं बार बार आपको इसलिए टोक रहा हूं माफी के साथ, क्योंकि मेरे सवाल का सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल का सीधा जवाब आप दे दीजिए। आप सीधे अपनी बात को आप थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं थोप नहीं रहा हूं विनोद जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब आप सवाल करें, आप पूरी बात को सुन लें। हाँ, नहीं मुझे वक्त कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरे सवाल आप सुन लीजिए प्लीज। मेरा सवाल आप सुन लीजिए। आपके सवाल को मैं सुन रहा हूँ, आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। जवाब आप नहीं दे रहे हैं ना, आप जवाब दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ कि 14 सालों में जो 14-15 महीने का जो हमको समय मिला और इतने कम समय में, यानी चंद महीनों में जो हमने काम किया है, मैं आपको गिनाने लगूंगा तो आपके पास समय कम हो जाएगा। फिर मैं कहाँ आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे गिनवाइए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मेरा सवाल समझिए विनोद जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब बीजेपी के साथ थे आप, ऐसा नहीं कि 2 महीने में आपको समझ में आ गया तो आप निकल गए, चलिए होता है, गलती होती है। आप 2 सालों तक करीब रहे और फिर उसके बाद आपको अचानक लगता है कि नहीं, कहाँ 2 साल तक रहे आपको? हमको लगता है कि आप थोड़ा सा इसकी नहीं देखिए जो पार्टी, जब आप गठबंधन में होते हैं, थोड़ा सा नहीं सुनिए विनोद जी मेरे ख्याल से आप सीधा स्पष्ट जवाब दीजिए। सीधा और स्पष्ट जवाब आपका ये मैं सुनना चाह रहा हूं कि अभी आप बीजेपी के चरित्र में दाग निकाल रहे हैं, उस समय दाग आपको नजर नहीं आया था क्या? हम चरित्र की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जब हमारे जो मुद्दे थे उसे भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हमारे सवालों को वो लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी, तो हमने अपना समर्थन वापस लिया और हमने फिर सरकार बनाया इस राज्य में। और जो सरकार हमने बनाया उसके जो कार्यकाल है उसको आप देख लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जनता को समझाइए विनोद जी, मेरे ख्याल से हम समझा रहे हैं और हम पहली पार्टी हैं जिसने इस राज्य में जो काम किए हैं उस काम के बदौलत हम जनता के बीच में तो क्या ये आप घोषणा कर रहे हैं, ये आप ऐलान कर रहे हैं? हालांकि इससे पहले भी कई बार ये सवाल पूछा गया कि अगर बहुमत आपको नहीं मिलता है तो आप विपक्ष में बैठेंगे। नहीं, बहुमत नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है। हम पूरी बहुमत के साथ में इस सरकार में आएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आइए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं विनोद जी, लेकिन देखिए दोनों परिस्थितियों की बात होती है ना, दोनों परिस्थितियों की बात होती है। नहीं, अभी आप किंतु परंतु कहने का कोई मतलब नहीं है।
हम जब कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनेगी तो बनेगी। नहीं तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं कहाँ कह रहा हूं, लेकिन क्या हम उस परिस्थिति के हिसाब से भी आप जवाब सीधे नहीं दे सकते हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे? भविष्य की बात विपक्ष में आप बैठेंगे, पूछेंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब फिर अगर मगर में देने का कोई मतलब नहीं है। हम जो अभी मतलब संभावनाओं के दरवाजे आप भी खुले रखना चाहते हैं? नहीं, कोई संभावना की बात नहीं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया होंगे। वो मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या विपक्ष में बैठने के लिए भी आप तैयार हैं? नहीं, अगर जनता इस तरह का मैंडेट देगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, किसी दूसरी पार्टी के साथ आप नहीं जाएंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। आप पोस्ट पोल अलायंस भी कहीं नहीं होगा। देखिए, फिर वही बात हो गई कि संभावना की बात हो गई। अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूं कि इस राज्य में जनता जो अपेक्षा करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। बीजेपी ने कहा है कि आपके लिए संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं जी। बीजेपी कह रही है कि दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये बीजेपी का कहना है। मैंने तो वही सुना, प्रवीण प्रभाकर जी बोल रहे थे। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम जाने को तैयार हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है और इसको बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। प्रवीण जी, दिल दिमाग से निकाल दीजिए। जेएमएम के लिए जो आप कह रहे हैं कि संभावनाओं के दरवाजे खुले रहते हैं, वो दरवाजे आप बंद कर लीजिए। मेरा कहना है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत लाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार इस राज्य में बनने वाली है, एनडीए के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये बात हम लगातार कह रहे हैं और अभी भी मैं अधिकृत रूप से ये बात कह रहा हूँ। दरवाजे खुले हैं, आपने ये बात कही, तो संभावनाओं के दरवाजे, मेरा सवाल दरअसल उस पर ज्यादा हो रहा है कि अब तक यही बातें हो रही हैं, फिर से वही बातें हो रही हैं। संभावना देखिए खुले नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं खुले रहे नहीं, मैं कहा राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, ये हर कोई अपना ये कर। लेकिन आज के डेट में दिल्ली में जब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, इसके बाद हमको ये अंदर से हौसला हो चुका है कि झारखंड में अगली सरकार जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी और राजग के ये दावा है, लेकिन एक परिस्थिति ये भी होती है, जैसा कि खुलकर विनोद जी नहीं कह पा रहे हैं कि विपक्ष में हम बैठेंगे। क्या आपको बहुमत नहीं मिलता है तो आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं? हम नहीं, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा पूरा हमको ये विश्वास है, लेकिन मैं हौसला है। किसी और पार्टी का समर्थन आपकी जरूरत पड़े, किसी और पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़े तो आप नहीं लेंगे, जैसा कि अब तक होता रहा है। जेएमएम के साथ भी आप चले गए, जेएमएम के साथ आपने कोई जोड़ तोड़ की राजनीति अब नहीं होगी। नहीं, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस ढंग से दिल्ली में हमने बनाई, उस ढंग से हम झारखंड में। ये तो अब आप कह रहे हैं, लाल किशोर जी अपने बारे में कहेंगे, विनोद पांडे जी अपने बारे में कहेंगे, सरकार एक ही बनेगी। दावों के बजाय एक अगर सच्चाई से, ईमानदारी से बात कहने की जरूरत है यहाँ पर कि हाँ, मैं किसी और पार्टी से नहीं, अगर इन लोगों को विश्वास होता है तो ये जो यूपीए की सरकार यहाँ चल रही है, ये सरकार अलग अलग लड़ रहे हैं, ये लोग जो कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग लड़ रहे हैं, अगर इनको ये विश्वास होता कि ये पूर्ण बहुमत लाने जा रहे हैं तो ये सरकार से बाहर आकर ये लोग चुनाव लड़ते और अलग अलग रहकर चुनाव लड़ते। सरकार के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं और बाहर में दिखावा कर रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इनको विश्वास ही नहीं है, इनका महागठबंधन टूट गया, इसके बाद ये लोग इसके बाद भी सरकार में है। ठीक है विनोद जी, कौन सी नैतिकता है? विनोद जी, आप तक आवाज आ रही है? पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और प्रवीण प्रभाकर जी जो बोल रहे हैं ये कुछ दिन पहले आंसू में थे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चिल्ला करके यह कहती फिर रही थी कि हम क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद समाप्त कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टियों से विकास संभव नहीं है। और आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में अकेले 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जब घोषणा किया तो इन लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी के साथ में तालमेल करके ये बताने का काम किया कि बिना क्षेत्रीय पार्टी के बैसाखी के ये बैतरनी को पार नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और हमने जब कह दिया कि हम 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे
तो हम 81 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन जनता आप जो अभी भी हमसे- ये नहीं कह पा रहे हैं कि आगे हम अकेले ही रहेंगे, चाहे सरकार बने या ना बने। हम तो आपको बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन के अगुवाई में इस राज्य में चलिए सरकार विनोद जी, बनेगी। ये शुभकामनाएं मेरी आप ले लीजिए, आपके दावे, बीजेपी भी मेरी शुभकामना ले ले, तमाम पार्टियां मेरी शुभकामना ले ले, लेकिन ये कहने को कोई तैयार नहीं है कि हाँ मैं अकेले दम पर ही रहूंगा चुनाव के बाद भी। चुनाव के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा मतलब संभावनाएं फिर तलाशी जाएंगी, और वो संभावनाएं क्या होंगी, किसी का भी साथ ले लिया जा सकता है। यही बात है ना विनोद जी? आप देखिए, ये संभावना की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं 81 सीट की बात कर रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 सीट में इस राज्य में चुनाव लड़ रही है। चलिए ठीक है, और- शुभकामनाएं ले लीजिए मेरी। बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप उसी बात को लेकर फिर आप ले आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लाल किशोर जी, हम आपके पास आएंगे, और दरअसल लुभावने वादों का भी दौर शुरू हो जाता है चुनाव आते आते। कांग्रेस ने भी आज घोषणा पत्र जारी किया, और घोषणा पत्र में तमाम ऐसे वादे, बीपीएल परिवार को 35 किलो चावल, टीवी सेट, ऐसे तमाम ऐसे वादे किए जाते हैं, और पहले भी कई वादे किए गए हैं। वादे हैं, वादों का क्या। छोटा सा ब्रेक। झारखंड में दो शब्द, दावे और वादे, पिछले 14 साल से खूब हो रहे हैं, और दोनों जुमले बार बार सियासी पार्टियों की तरफ से उछाले जाते हैं इस उम्मीद में कि इसी बूते सत्ता हासिल कर लेंगे। दावे आपने सुने, सब दावे कर रहे हैं कि इस बार बहुमत की सरकार हम बनाएंगे, इस बार हम मुख्यमंत्री होंगे। वादे भी बहुत सारे, लुभावने वादे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी तमाम लुभावने वादे नजर आए। सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय को। सभी प्रखंडों में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देंगे। हमारा संकल्प और प्रयास जनजातीय समूह, आदिवासियों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान के लिए जनगणना कॉलम में सरना कोड को लागू किया जाएगा। छोटा नागपुर टेंडेंसी अधिनियम जो एक्ट था 1908 एवं संथाल परगना टेंडेंसी अधिनियम 1894 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। झारखंड क्षेत्र में हम जो सेल, सीआईएल, डीबीसी जैसे प्रतिष्ठान है, लोग बोलते तो बहुत है, लेकिन इसको यहां इसका हेडक्वार्टर लाया जाए, इसके लिए हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का एक संस्था है। इसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हम केंद्र से प्रयास करेंगे। रिम्स में एम्स के स्तर की सुविधा या एम्स का दर्जा इसको दिया जाए, पूर्ण रूप से इसका हम प्रयास करेंगे। सारे प्रयास करेंगे, चुनाव से पहले सारे प्रयास करेंगे ये कहे जाते हैं। तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, 35 किलो चावल, टीवी सेट, इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जिसके बारे में सुनकर लगता है कि ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन चुनाव के बाद उन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते सियासतदान। लाल किशोर जी, इतने लुभावने वादे आपने कर दिए हैं, क्या इसीलिए कि वादों के बूते एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचा जाए? अब तक कम से कम एक भी जो आपने कोशिश का नाम लिया है, जितनी भी कोशिशें आपने जिक्र की हैं, उन कोशिशों को पूरा करने के लिए कोई कदम आपने उठाया क्या? यूपीए सरकार में भी आप अगुवाई कर चुके हैं, केंद्र की तरफ से भी आपकी पहल हुई है क्या? बिल्कुल, सपने बेचने की जो बात है, सपने दिखाने की बात है, वो हम लोग नहीं करते हैं। जिनको अपने नीति सिद्धांतों और अपने कार्यक्रम पर भरोसा है वो ये काम क्यों करेंगे। हमारी पार्टी की को अपने नीति सिद्धांत, मुझे एक उदाहरण दीजिए ना, विचारधारा पर पूरा विश्वास है।
एम्स का दर्जा देने की बात, दूसरी एम्स का दर्जा आप भी कि- दे सकते थे, दिलवा सकते थे। ये कोशिश आपने भी नहीं की केंद्र में रहकर। जो सुधार आप रिम्स, अभी जो रिम्स है वो आप जाके देखें, जब से ये पिछले सरकार में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, उन्होंने काफ़ी रिम्स की यहाँ पर स्थिति में सुधार किया है। नहीं, एम्स का दर्जा देने का प्रयास करेंगे, दर्जा दिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र स्तरीय का ये पूरा मामला बन जाता है, तो ये प्रयास पहले आप भी कर सकते थे। मेरा सीधा सीधा कहना है, एक उदाहरण मैंने उठाया है, आप भी एक उदाहरण दे सकते हैं। क्या ये कोशिशें सिर्फ कागजों में ही आप बताते हैं, बोलकर बताते हैं चुनाव से पहले, जब आपके पास मौका होता है? नहीं, ये कागजों की बात नहीं है। हमारा घोषणा पत्र, सामने चुनाव है और हमने एक घोषणा पत्र ले आया, जैसे कि एक ये चुनाव है तो घोषणा पत्र आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये एक संकल्प पत्र है, ये एक कार्य योजना है हमारी। अगर हमको जनता कार्य योजना में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका जिक्र आपने किया, और जो केंद्र में रहते हुए आप कर सकते थे, पहल भी आपने नहीं की एक बार भी, या झारखंड में आपने पहल नहीं की। चुनाव के वक्त वो तमाम प्रयास आप कह रहे हैं करेंगे। नहीं, जब हमें मौका मिला है, जो जिस भी रूप में, तो हमने प्रयास किया है। बताइए। और जो हमारे घोषणा पत्र में जो बातें कही गई है, प्रयास किया बताइए। वो झारखंड के मूलभूत का, वो झारखंड के किशोर जी प्रयास बता दीजिए, कौन सा वक्त कम है, उन बातों की चर्चा की है, चाहे छात्रों की उच्च शिक्षा की बात रही हो। यहाँ पर लाल किशोर जी कौन सा प्रयास किया है, उदाहरण दे दीजिए एक। हम लोगों ने प्रयास, एक उदाहरण दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की सबसे मूलभूत आवश्यकता है कि यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। सरकारी जो यहाँ पे अवसर है, वो लाखों की संख्या में नियुक्तियां प्रयास आपने किया है, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है। लाल किशोर जी, ये घोषणा पत्र का नाम आप रख लीजिए, संकल्प पत्र, जेएमएम नाम रख रहे, प्रतिज्ञा पत्र, तमाम ऐसे नाम रख के पत्र जारी करें, लेकिन वो पत्र ही रह जाते हैं। चुनाव के बाद उन कागजों से निकलकर वो सपने हकीकत का रूप नहीं लेते हैं। सपने जरूर आप बेचकर सत्ता में आ जाते हैं, चाहे आप हो, बीजेपी हो, तमाम ऐसी पार्टियां पिछले 14 साल से यही करती रही हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन कम से कम 14 साल का वनवास अब तोड़िए। तमाम पार्टियों से यही अपील, और जनता के बारे में सोचिए, संभावनाओं के बारे में आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, जनता के बारे में भी सोचिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे थे बड़ी बहस।